हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट में नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। टाइप्स में हमारे फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। तो अभी हम इस वीडियो में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या रहती है। फिक्स का मतलब अपने सबको पता है कि जो रेट फिक्स रहे तो वो फिक्स हमारी एक्सचेंज रेट होगी, यानी ये रेट पहले से ही फिक्स रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। When a country decides the price of its country in terms of the currency of other countries and keeps it stable, it is called fixed exchange rate. Meaning फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री अपनी एक्सचेंज रेट को पहले से ही डिसाइड कर देती है कि हमारी एक्सचेंज रेट ये रहेगी। पहले से ही कोई पॉइंट डिसाइड कर लेगी या रेट डिसाइड कर लेगी कि इस रेट पे हमारी एक्सचेंज रेट रहेगी। उसके अंदर मार्केट के अंदर जो एक्सचेंज रेट की डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर मान लो उसकी डिमांड भी बढ़ती है तो भी कुछ चेंज नहीं होगा, सप्लाई भी बढ़ती है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, तो वो हमारी होगी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और अगर कोई रेट मार्केट की पावर से, यानी मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से चेंजेस होती है तो वो फ्लेक्सिबल में आती है। फ्लेक्सिबल या फ्लक्चुएटिंग या हमारी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मानी जाती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो वर्ल्ड के अंदर दो जो उसकी कंडीशंस है उसके आधार पे लगाई गई थी, यानी अब ये नहीं है। ठीक है, फर्स्ट था हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड पीरियड। जब हमारा पीरियड जो वर्ल्ड के अंदर जो पेपर करेंसी नहीं थी, मिंट पावर थी, यानी मिंट पावर के थ्रू हम डिसाइड करते थे एक्सचेंज रेट उस टाइम, तब हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थी। सेकंड, आईएमएफ ने 1945 में, ध्यान रखना, आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1945 में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम डिसाइड किया था 1945 में। इसके अंदर क्या था कि जो जो आईएमएफ के मेंबर यानी कंट्रीज जो जो उसके सदस्य थे, उनको इन्हीं रेटों पे, जो रेट फिक्स की गई है उन्हीं पे ही क्या करना था, फॉरेन एक्सचेंज करना था। जो भी इंटरनेशनल पेमेंट है वो पहले से जो डिसाइडेड है हमारी रेट, उसी पे ही वो करेंगे। इसके अंदर आईएमएफ ने ये डाला था कि वो 1% का चेंजेस कर सकते हैं। 1% है तो ऊपर, 1% है तो नीचे चेंजेस हो सकता था। फिर 1972 में, ईयर याद रखना आप, मैं जो बोल रहा हूँ, सबसे पहले 1945 में स्टार्ट हुआ था, देन 1972 में इसने इस रेट को रिवाइज करके 2.25 तक वो चेंजेस कर सकते थे अपनी फिक्स्ड एक्सचेंज में। यानी अगर मान के चलो 100 है एक्सचेंज रेट तो उसको 2.25% ऊपर, 2.25% नीचे तक हम उसमें चेंजेस कर सकते थे। तो इस सिस्टम को एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी बोला गया था। एडजस्टेबल पेग सिस्टम यानी समायोजनीय सीमा प्रणाली हम इसको बोलते हैं। ये जो सिस्टम था वो कब ख़त्म हो गया था? ये सिस्टम हमारा जब सेकेंड टाइम डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर हुआ था, तब ये सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया था। फिक्स्ड एक्सचेंज का सिस्टम ख़त्म हो गया था। अब हम इसके एडवांटेज क्या क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के एडवांटेज क्या क्या है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट जो है वो हमारी दो कंडीशंस है उसके ऊपर एप्लीकेबल था। पहला तो गोल्ड स्टैंडर्ड में, सेकंड आईएमएफ ने जो सिस्टम स्टार्ट किया था 1945 में सिस्टम स्टार्ट किया था। उस टाइम क्या है, जो जो उसके मेंबर थे उनको ये फॉलो करनी थी रेट, और 1972 में रिवाइज करके 2.25% इन्होंने किया था। पहले 1% था कि हम चेंजेस कर सकते हैं, पर ये जो चेंजेस कर रहे हैं उसके लिए अप्रूवल हमें आईएमएफ की लेनी पड़ती थी। अब इसके क्या क्या एडवांटेज है फिक्स एक्सचेंज रेट के?
वो हम डिस्कस करते हैं। पहले तो आप ये देख लो, फिक्स एक्सचेंज रेट को आप ये मान के चलो, जैसे कोई भी एम्प्लॉई, हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एम्प्लॉई है या कोई भी पर्सन है, वो ये कहता है कि मैं कोई भी सर्विस दूंगा या कोई भी काम करूंगा तो मेरी रेट फिक्स है 1000 रुपीज़, ठीक है, मेरी रेट फिक्स है, आप मुझसे मेरा काम करवाओगे तो मैं 1000 रुपये लूँगा, ना ऊपर ना नीचे। हम इस एंगल से इसको समझते हैं। अब 1000 रुपीज़ ही वो लेगा तो फिर उसके क्या क्या एडवांटेज रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर पहले से ही हमारे रेट फिक्स हैं, कंट्री के रेट फिक्स है फॉरेन एक्सचेंज के, तो फिर क्या होगा, उसकी जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो इंक्रीज़ होने लगेगा। कैसे इंक्रीज़ होने लगेगा? क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ है उसके जो इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर जो भी है, उनको क्या है कि पेमेंट से रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि रेट हमेशा सेम ही रहेंगे। अगर मान के चलो फिक्स नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबल रहे, जब उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया, यानी कोई भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया, तब तो रेट 70 रुपीज़ थी, बाद में बढ़ के 75 हो गई, तो फिर क्या हो गया, रेट चेंजेस हो गए ना। लेकिन इसके अंदर क्या है, फिक्स रेट है, तो इससे क्या है, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को कोई दिक्कत नहीं होती म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो इससे क्या होता है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ने लग जाता है। सेम अब ये मान के चलो कि 1000 रुपीज़ अगर कोई बंदा बोल दे कि मेरी जो फीस है वो 1000 है, तो फिर क्या होगा, उसका ट्रेड भी, यानी उसको काम भी ज़्यादा मिलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि हाँ भाई, काम चाहे जितना ही बड़ा हो, इस टाइम ये उतना ही ले रहा है और सर्विस पूरी मिल रही है हमको, और रेट भी इसके फिक्स है, तो धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी। सेकंड है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को इनकरेज करना। अब सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए जो वर्ड का मीनिंग क्या आ रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार वापस मैं बताता हूँ। कैपिटल फॉर्मेशन रहता है कि कोई एसेट क्रिएट करना, एक ऐसी एसेट्स जनरेट करना जिससे क्या हो कि ओवर द लाइफ पीरियड हमको क्या हो, उससे रिटर्न जनरेट हो। एसेट क्रिएट करना। एसेट कैसे क्रिएट होगी? हमारी सेविंग से। जैसे मान के चलो, मैं कर रहा हूँ कि कोई सेविंग कर रहा हूँ, हर महीने 5,000 रुपये सेव कर रहा हूँ, 5,000 रुपीज़ सेव कर रहा हूँ, तो मैं देखूँगा ये सेविंग, बाद में मैं जाके कोई ऐसी एसेट क्रिएट करूँगा। एसेट मान के चलो, कोई मैंने ऑफिस की बिल्डिंग बना दी, या कोई मैंने मशीनरी लगा दी जिससे मेरे को क्या आगे बेनिफिट हो रहा है, या मैंने गाड़ी भी ले ली, मान के चलो कैपिटल फॉर्मेशन है। गाड़ी से क्या है, मेरे को काम करने में आसानी हो जाएगी, कोई भी मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को गाड़ी की ज़रूरत है, तो ये क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। यानी कोई एसेट क्रिएट करते हैं हम सेविंग से, उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। अब इसमें एनकरेज कैसे होगा? अब हमारी एक्सचेंज रेट फिक्स है, जैसे एम्प्लॉई की फ़ीस फिक्स है 1000 रुपीज़, उसकी फ़ीस फिक्स है 1000 रुपीज़, तो वो क्या करेगा, पहले से ही अपने जो एक्सपेंसेस है उसको लिमिट करके रखेगा कि मेरे एक्सपेंसेस इतने ही हैं, 500 रुपये 600 रुपये अपने एक्सपेंसेस को लिमिट करके रखेगा, और सेविंग उसकी कितनी हो जाएगी, 400 रुपीज़। तो वो सेविंग को बैंक में एक्यूमुलेट करता रहेगा, जिससे क्या है कि वो आगे जाके इन्वेस्टमेंट में क्रिएट हो जाएगी। बैंक आगे क्या करते हैं, उस सेविंग को आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट से आगे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल। एक्सचेंज रेट स्टेबल है, उससे क्या रहेगा कि जो डेटर है या क्रेडिटर है, दोनों को कॉन्फिडेंट रहेगा कि हमारे पैसे कहीं नहीं जाने। मान के चलो, जैसे फॉरेन एक्सचेंज की रेट फिक्स है और उधार दिया 1,00,000 रुपये, तो बाद में भी उसको वही वैल्यू का 1,00,000 है, जो भी वो परसेंटेज ऊपर लेगा, 1,08,000 8% है तो 1,08,000 रुपये की उसको वैल्यू की अमाउंट या मनी मिलेगी उसको। लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या रहेगी, चेंजेस रहेगी, तो उसको उतनी वैल्यू कम भी मिल सकती है या ज़्यादा भी मिल सकती है। अगर एक्सचेंज रेट उस टाइम कम होगी या ज़्यादा होगी, तो उसकी जो लोन अमाउंट है उस पर भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या है कि लोन का कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है अमाउंट चेंजेस का। देन क्या है कि फॉरेन कैपिटल है वो अपने आप कंट्री में आने लग जाएगी।
जैसे हमारी फिक्स है कि भाई सैलरी 1,000 रुपये, 1,000 रुपये ले रहा है, तो फिर उसको उसी के हिसाब से, उसी की सैलरी के हिसाब से कि भाई इसको फिक्स है, इसको 1,000 रुपीज़ मिल रही है, तो 1,000 रुपीज़ के हिसाब से उसको लोन मिलने लग जाएगा, या उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हाँ भाई इसके पास इतने मनी आती है, ना कम ना ज़्यादा। क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो फिर उसको कोई भी कस्टमर है या कोई बैंक है, कोई भी उसको लोन देने से मना नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, कैपिटल आएगी। सेम अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल होगी। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो ऊपर जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब में हम सभी तरीके से क्या हो रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं अपने, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहा है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा आएगा। क्योंकि हमें 1,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, उसके अंदर से हम 400 रुपये सेव कर रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, उस सेविंग से हम कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, खर्चे हमारे लिमिटेड है, तो फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हमारा डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट होने लग जाएगा। ड्यू टू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्स फ्री फ्रॉम बीइंग, ये अमाउंट ये दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है, इन वेरियस अरेंजमेंट रिलेटेड टू एक्सचेंज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एंड हेंस द गवर्नमेंट में इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय पेइंग मोर अटेंशन टू द इकोनॉमी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर रेट हमने फिक्स की हुई 74, तो फिर क्या उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, मान के चलो रेट बढ़ रही है या कम हो रही है, जब एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल रहेगी तो कभी बढ़ भी सकती है कभी घट भी सकती है, तो उसको एक एडुकेट पॉइंट पे फिक्स रखने के लिए काफ़ी सारे एक्सचेंज कंट्रोल अपने को करने पड़ते हैं, ताकि रेट हमारी ना ज़्यादा बढ़े ना ज़्यादा घटे। वो सारे मॉनेटरी मेजर्स लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी अथॉरिटी जो हमारी है उसको काफ़ी सारे मेजर्स लेने पड़ते हैं, जिसके कारण क्या है कि उसके अंदर एक्सपेंसेस भी काफ़ी होते हैं। अब क्या है, अगर रेट हमारी फिक्स है तो फिर ऐसे कुछ हमारे को काम मेजर्स हमको नहीं लेने पड़ेंगे, जिससे उधर खर्चा नहीं होगा, और जो एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट कहाँ करेगी, गवर्नमेंट एजुकेशन पे करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगी, ऐसी चीज़ों पे करेगी, जिससे क्या हो, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होने लग जाएगा। सक्सेस ऑफ प्लानिंग ड्यू टू फिक्स एक्सचेंज रेट इट बिकम्स ईजी टू ऑब्टेन इंटरनल एंड फॉरेन कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, नॉलेज और फॉरेन एक्सपर्ट्स, ट्रेंड वर्कर्स इन एडुकेट क्वांटिटी। अगर हमारी प्लान एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगी तो फिर क्या है कि हमारे को ये काफ़ी सारे लोन मिलने लग जाएगा, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, और गुड्स है हमारा, कैपिटल गुड्स हैं, हमें कैपिटल गुड्स मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, और फॉरेन एक्सपर्ट है वो भी हमें मिल जाएंगे इजीली, अगर हमारी एक्सचेंज रेट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, तो जिससे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलेगा। मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि हमारी रेट फिक्स है, जिससे क्या है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही एक डायरेक्शन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगे। डिपेंडेबल एंड इफ़ेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। कोई भी कंट्री है वो क्या है कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है वो इस हिसाब से बनाती है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर भी स्टेबिलिटी आए, ठीक है। अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड्स, जो गोल्ड स्टैंडर्ड का हमारा सिस्टम है, द इकोनॉमीज एंड मॉनेटरी मेथड्स वर ऑपरेटेड बाय सर्टन स्पेसिफाइड रूल्स which resulted in growth in international trade and elimination of payment related problems. Stable monetary policies of a country has worldwide impact. तो इसके अंदर क्या रहता है कि फिक्स रेट के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी इस हिसाब से बनाई जाती है ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल ही रहे, वैसे स्टेबल ही रहती है हमारी एक्सचेंज रेट, और इसके कुछ स्पेसिफाइड रूल भी इन्होंने बताए हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर हमें किस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है।
जिससे जो हमारे इंटरनल जो प्राइस लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली ऊपर वाले जो हमारे जितने भी कंडीशन फुलफिल होंगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमारी इंक्रीज़ होने लग जाएगी।